Psychology, Unit 3 Psychological Statistics। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हम साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे डिस्कशन करेंगे, जैसे बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, some important points that we need to understand before starting to calculate the statistics, before starting to work on statistics, as well as the methods of measurement of central tendency and deviations। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे जो स्टैटिस्टिक्स में कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने से पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, कैसे डिफाइन किया जाता है स्टैटिस्टिक्स को। तो स्टैटिस्टिक वर्ड इटालियन टर्म स्टैटिस्टा से बना है। इसका मतलब है अ पर्सन हु डील्स विद द स्टेट, रिलेटेड अफेयर्स एंड एक्टिविटीज। यानी स्टैटिस्टा का मतलब होता है उस व्यक्ति से जो स्टेट रिलेटेड अफेयर्स एंड एक्टिविटीज को डील करता है, और उसमें इनिशियली अर्थमेटिक का यूज किया जाता था, इसीलिए इसको स्टार्टिंग में स्टेट अर्थमेटिक के नाम से भी जाना जाता था। in which the information about the nation, for instance tax related information and war plans, are tabulated. Usually word statistics carries the following three common meanings. Number one, it refers to numerical facts, example अटेंडेंस और स्कूल अटेंडेंस। अगर स्टैटिस्टिक्स को जनरल टर्म्स में हम देखें तो वो तीन मेजर मीनिंग्स को लेकर चलता है। सबसे पहला ये कि स्टैटिस्टिक्स कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट्स के बारे में बात करता है। स्टैटिस्टिक्स में कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल लें तो जब हम स्कूल के बच्चों की अटेंडेंस कंपाइल कर रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं, तो वो कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट्स के रूप में काउंट होती है, और उसमें जब हम कुछ काम करते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड होता है। द मेथड और मेथड्स ऑफ डीलिंग विद न्यूमेरिकल फैक्ट्स लाइक साइंस ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। स्टैटिस्टिक्स का दूसरा मीनिंग ये है कि स्टैटिस्टिक एक ऐसा मेथड है जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स से डील करता है और डील करने के डिफरेंट मेथड्स को यूज करता है, जैसे उन मेथड्स को जिनसे कि डेटा कलेक्ट किया जाता है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है। तीसरे मीनिंग को देखें तो ये कहता है द समराइज्ड फिगर ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स सच एज परसेंटेज, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एटसेट्रा। स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कुछ ऐसे फिगर्स या समराइज्ड फिगर्स के बारे में बात करना जो कि हमने जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं उनको डील करते हैं, जैसे परसेंटेज है, एवरेज है, मीन, मीडियन, मोड निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालना है। ये सब काम जब हम करेंगे तो हम बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। Statistics can be described as a branch or subfield of mathematics that mainly deals with organization as well as analysis and interpretation of a group of numbers। तो अगर इसको और कंप्रेस वे में समझने की कोशिश करें तो क्या मतलब है स्टैटिस्टिक्स का, कि एक ऐसी ब्रांच या सब फील्ड है मैथमेटिक्स का जो मेनली किस बात पर डील करता है कि डेटा या इंफॉर्मेशन या नंबर्स का जो ग्रुप है उसका ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाएगा। In simple terms, statistics can be described as a science of classifying, organizing and analyzing data। किंग एंड मीनियम ने इसको इस तरह से डिफाइन किया था। अब अगर बात करें तो स्टैटिस्टिक्स पे काम करने से पहले हमें उसके कुछ बेसिक टर्म्स को जानना समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ये दो मेजर टर्म्स हैं, ये दो मेजर एरियाज हैं जिन पर हमें सबसे पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर हम इनको नहीं समझते हैं तो स्टैटिस्टिक्स पे काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पहला है डेटा। डेटा क्या होता है, कैसे कंपाइल किया जाता है, डेटा कितने तरह का होता है, और दूसरा मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसको कैसे ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट किया जाता है। डेटा को डिफाइन करने जाए तो क्या कहलाता है, इन डिक्शनरी मीनिंग डेटा इज फैक्ट्स, यानी जो भी कुछ भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं, उन्हीं को हम डेटा कहते हैं। 10 In wider sense, the term data designate the evidence or facts for describing a group of or a situation, but in a particular sense।
It is generally used for numerical facts such as height, weight, score or on achievement test and intelligence test etc. तो जब हम कुछ न्यूमेरिक्स नंबर्स को कंपाइल कर लेते हैं तो उसको डेटा कहा जाता है। जैसे नीचे एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर 50 बच्चों के अचीवमेंट टेस्ट पे जो स्कोर्स आए हैं उनको कंपाइल किया गया है, कलेक्ट किया गया है और ये रैंडम स्कोर्स हैं। इन स्कोर्स को अगर हम एज इट इज देखते हैं तो इन्हें डेटा कहा जाएगा। डेटा भी देखें तो दो तरीके का होगा, पहला क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव डेटा वह डेटा कहलाता है जिसमें कुछ नेम, सिंबल्स या नंबर कोड्स को हम रखते हैं जो कि आगे किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में या अर्थमेटिक कैलकुलेशन में हम यूज नहीं कर पाते या इसको मेजर नहीं कर पाते हैं। ठीक, को दूसरा तरह का डेटा होता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब है इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटीज दैट इज इंफॉर्मेशन दैट कैन बी मेजर्ड एंड रिटन डाउन विद नंबर्स। वो इंफॉर्मेशंस जिनको हम न्यूमेरिक फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, जैसे अचीवमेंट के टेस्ट के स्कोर, इंटेलिजेंस टेस्ट के स्कोर, आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, number of attendance of each student in the class, then height, weight, age of a person. These all are numeric data that are quantitative in nature. अब हमने डेटा कलेक्ट तो कर लिया, न्यूमेरिक फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशंस तो कंपाइल कर ली, अब उनके ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन की जरूरत भी दिखाई देती है। ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन को देखें, द डेटा फ्रॉम टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्कोर नीड टू बी क्लासिफाइड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे फॉर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड ड्राइविंग सम यूजफुल कंक्लूजन्स। अब जितना आप यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं पीछे, इस इंफॉर्मेशन से हम कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, इससे क्या हम बच्चों के बारे में जान पाएंगे, इससे हम क्लास के बारे में क्या जान पाएंगे, हम कुछ भी नहीं बता सकते। इसलिए इस डेटा को हमें क्या करना है, इस डेटा को हमें ऑर्गेनाइज करना है, क्लासिफाई करना है एक सिस्टमैटिक वे में, जिसके बेस पर हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएं। इसके लिए हम 4 मेथड्स को यूज करते हैं। इन चारों मेथड्स के बारे में हम बहुत डिटेल में आपसे आगे डिस्कशन करेंगे। अभी इन चारों के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। जैसे पहला मेथड है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा को किस तरह से क्लासिफाई किया जाएगा, फिर टेबुलेशन ऑफ डेटा, उसको कैसे टेबल फॉर्म में लेकर आया जाएगा, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाया जाएगा और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ईच इंफॉर्मेशन और ईच डेटा कैसे हम प्रेजेंट करते हैं। एक एक को अब अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या है? डेटा क्लासिफिकेशन इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू अ ग्रुप फॉर इट्स मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई वो न्यूमेरिक फॉर्म में रैंडम नंबर्स आए हैं। उन रैंडम नंबर्स को अगर हम क्लासिफाई या ग्रुप नहीं करेंगे तो हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा करने की हमें जरूरत सबसे पहले पड़ती है। जो रैंडम रॉ स्कोर्स हमारे पास आए हैं उनको क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ती है। The process of ordering data into homogeneous groups and or classes according to some common characteristics present in the data is called classification. अब उसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा? On the basis of some homogeneous group or classes on the basis of some common characteristics. जब हम उनको ग्रुप करेंगे तो उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। Some of the main objective of classifications are, अब क्यों हम क्लासिफिकेशन करते हैं? तो पहला है the data is presented in a concise form. क्लासिफिकेशन करने से डेटा को हम बहुत कंप्रेस फॉर्म में दिखा सकते हैं। और रॉ डेटा एज सच has no meaning but it is classified, it will reflect some meaning. अगर हम रॉ डेटा को एज इट इज देखें तो उसका अपने आप में कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन अगर उसे क्लासिफाई कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उनको हम कंप्रेस कर देते हैं तो उसका मीनिंग निकल के आना शुरू हो जाता है। क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द सिमिलैरिटीज एंड डाइवर्सिटीज इन द डेटा। अब जब हम ग्रुप करेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन कौन से नंबर्स हमारे सिमिलर हैं और कौन कौन से डिफरेंट हैं। क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन कंपैरिजन। द ग्रुप्स कैन बी कंपेयर्ड विद ईच अदर एंड कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन। एक डेटा एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से कंपेयर करने में
हमें हेल्प मिलती है अगर हम क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। क्लासिफिकेशन कैन बी कैरिड आउट फॉर बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा। Individuals can be classified on the basis of colors of their hair or gender. That would be qualitative data, and individual can also be categorized based on quantitative data, for example their income, age and so on. क्लासिफिकेशन से जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं सैंपल का, ग्रुप का, पॉपुलेशन का, वो हमारे लिए इजी हो जाता है और वो क्लासिफिकेशन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों इन्फॉर्मेशन का हम कर पाते हैं। जैसे जब हम उनके हेयर कलर, जेंडर या उनका सिटी के अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो हमारा क्वालिटेटिव डेटा हो गया। और जब हम उनको उनकी इनकम, एज या उनके डिफरेंट टेस्ट स्कोर्स के बेस पर जब हम उनको क्लासिफाई कर रहे हैं तो वो क्वांटिटेटिव डेटा के रूप में कहलाएगा। जब ये क्लासिफिकेशन हो गया, हमने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए, तो अब उसका टेबुलेशन करना जरूरी है ताकि उसे कंप्रेस वे में हम शो कर पाए। दैट इज tabulation is a process of insertion of classified data into tabular form. A table is a symmetric arrangement of statistical data in row and columns. Rows are horizontal arrangement whereas columns are vertical arrangement. अगर हम इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई कर रहे हैं तो उसको हम टेबल फॉर्म में शो करते हैं तो इजीली हमारा अंडरस्टैंडिंग उसमें डेवलप हो पाती है। इसके लिए कुछ रोज एंड कॉलम्स में हम अपनी पूरी इंफॉर्मेशन को डिवाइड करते हैं। एनी टेबल विल हैव सम की कंपोनेंट्स दैट आर टेबल नंबर। अब कैसे हम क्लासिफाई करेंगे, कैसे हम टेबुलेट करेंगे, तो हम टेबल नंबर मेंशन करते हैं, टाइटल फॉर द टेबल मेंशन करते हैं, फिर कैप्शंस एंड स्टब्स मेंशन करते हैं, बॉडी ऑफ द टेबल मेंशन करते हैं, हेड नोट्स, फुट नोट्स और सोर्स ऑफ डेटा भी हम मेंशन करके दिखाते हैं। इसका एग्जांपल आप यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में एक टेबल की फॉर्म में देखिए यहाँ पर हमने टेबल नंबर दिया, उसके बाद टेबल का टाइटल दिया कि हमें ये क्लियर हो कि टेबल किस बारे में बात कर रही है। उसके बाद हमने स्टब्स मेंशन करे कि उसके पार्टीशंस क्या हैं। जैसे हमारे पास जो मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के मार्क्स आए थे इंग्लिश टेस्ट में, उनको हमने कैटेगराइज कर दिया। जैसे 1 से लेकर 100 मार्क्स तक हमारे पास आए तो हमने उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ये ग्रुप्स हमारे कितने हैं और उस ग्रुप में कितने स्टूडेंट स्टैंड कर रहे हैं ये हमें इस टेबल से दिखाई देता है। इसमें ये जो हमने डिफरेंट रोज डिफाइन करे हैं इन्हें स्टब्स कहा जाता है और ये जो कॉलम्स हैं इन्हें कैप्शन हेड कहा जाता है या कैप्शंस कहा जाता है। अगर नीचे देखोगे तो इसमें फुटनोट और सोर्सेज भी डिफाइंड है कि इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कितने स्टूडेंट्स कितने परसेंटेज को डिफाइन कर रहे हैं, प्लस ये डेटा हमने कहाँ से इकट्ठा किया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस हम टेबुलेशंस में के टाइम पर यूज करते हैं, जिसमें टेबल नंबर होगा, टेबल का टाइटल होगा, उसके कैप्शन होंगे जिसमें हम उनकी कैटेगरीज डिफाइन करेंगे, उनके हमारे स्टब्स होंगे जिस स्टब्स में हम छोटे छोटे ग्रुप्स डिफाइन करेंगे और फिर जो हमारे पास टोटल रॉ स्कोर है उन्हें इन कैप्शंस एंड स्टब्स के आधार पे ग्रुप में डालना शुरू करेंगे। अभी आगे जब हम सीखेंगे, अभी हम प्रैक्टिकल इसको करेंगे कि हम कैसे करने वाले हैं। जब हम इन टेबल्स में अपनी इंफॉर्मेशन को डालना शुरू कर देते हैं तो इसी को कहा गया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। We group the quantitative data into some arbitrary chosen classes. The scores are distributed into groups of scores and each score is allotted a place in the respective group or class. इसी को frequency distribution कहा है। Frequency distribution may be considered as a method of presenting a collection of group of scores in such a way as to show the frequency of each group of scores or classes. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो मेथड है जिसके थ्रू हम अपने रॉ डेटा को ग्रुप्स में कलेक्ट करने के बाद उन्हें टेबल फॉर्म में शो कर पाते हैं। इस बेस पर देखें तो हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं?
कि हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, यानी हमारे पास जो डेटा है उसको उनको हम ग्रुप्स में डिफाइन ना करके अनग्रुप डिफाइन करके और उसमें बेस पे हम उनको टैबुलेट करते हैं, या फिर हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं जिसमें हम वैल्यूज को ग्रुप के फॉर्म में डालते हैं और फिर उसको टैबुलेट करते हैं। तो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप देखें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि टेबल नंबर है और उसके बाद उसकी टाइटल है, टाइटल के बाद हमने उसके कैप्शंस दिए, तो वैल्यूज हमने कंसिडर करी, वैल्यूज की हमने टैलीज बनाई और उसको फ्रीक्वेंसी के रूप में काउंट करा। An ungrouped frequency distribution is the one in which all the values are listed in an ascending or descending order. ये हमें ध्यान देने की जरूरत है कि टेबुलेशन जब हम करने जाएंगे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसमें हमारा इंफॉर्मेशन या तो असेंडिंग ऑर्डर में शो होगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में शो होगी। Based on the frequency of occurrence of each score, a tally mark is placed in front of the respective value, and frequency, which is denoted by the symbol of F of each score, is stated in the next column. अगर आप देखें यहाँ पर ये दिखाया गया कि हमारा किसी एग्जाम में बच्चों की 6 मार्क्स आए, तो कितने बच्चे ऐसे थे जिनके 6 मार्क्स आए, तो हमने उसकी टेली फॉर्मेशन करी है। टेली फॉर्मेशन का फायदा क्या होता है कि हम जब एक 50 60 80 90 या 100 लोग बच्चों का जब डेटा या 100 सैंपल का डेटा हम देखते हैं, उसमें से कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास मिस ना हो जाए, इसके लिए जब भी हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, उसको हम एक टेली फॉर्म में शो करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से पूरा हम कंपाइलेशन जब डेटा का कर लेंगे, तो उसके बाद उस टैलीज को काउंट कर करके उसकी फ्रीक्वेंसी इसके आगे नंबर फॉर्म में लिख दी जाती है। अनग्रुप डेटा के बाद जब ग्रुप डेटा को देखते हैं, तो उसमें क्या करना है, काम उसमें भी यही है कि हम टैलीज बनाएंगे और उसके बाद फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे। सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पर सिंगल वैल्यू ना होकर हमने ग्रुप बना दिया कि 1 से लेकर 5 तक मार्क्स जिनके आए हैं उनको हमने पहले स्लैब में रखा, पहले स्टब में रखा, फिर 6 से 10 तक जिनके मार्क्स आए हैं उनको हमने दूसरे में रखा, 11 से 15 तक जिनके मार्क्स आए उनको हमने तीसरे में रखा। इस तरह से हमने इनका ग्रुपिंग की है। हमने एक ग्रुप बनाया और उसके बाद उसको टैबुलेट करा, उसको कंप्रेस करा। समटाइम्स द डेटा इज टू लार्ज। अब ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा स्केल में डेटा होता है, जब ज़्यादा बड़ा डेटा होता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसे अनग्रुप डेटा के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करें। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में 60 बच्चे हैं, हर बच्चे को हमने एक एग्ज़ाम लिया और एक एग्ज़ाम के मार्क्स को इकट्ठा किया। अब वो मार्क्स हमारे 0 से लेकर 100 तक कुछ भी आ सकते हैं। अब अगर हम इनको अनग्रुप डेटा के रूप में टैबुलेट करने जाएंगे, तो हमें 0 1 2 3 4 5 6 करके 100 तक का टेबल बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा टेबल बन जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। कैसे? हमने कहा 1 से 10 तक जिनके मार्क्स हैं वो एक ग्रुप में आ जाएंगे, 11 से 20 तक जिनके मार्क्स हैं वो दूसरे ग्रुप में आ जाएंगे। तो अब हमारे पास 100 रोज बनने की बजाय हमारे पास कुल 10 रोज में पूरा डेटा इकट्ठा हो जाएगा। इसीलिए कहा कि जब हमारा सैंपल बहुत बड़ा होगा, हमारा डेटा साइज बहुत बड़ा होगा, तो हम उसे अनग्रुप डेटा के रूप में टैबुलेट नहीं कर पाएंगे। तब हमें उसकी क्लियर पिक्चर पाने के लिए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। इसमें क्या करेंगे, हेयर द डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लासेस और क्लास इंटरवल्स। तो ये जो 1 से 5 तक का हमने एक ग्रुप बनाया, इसको कहा जाता है क्लास इंटरवल, और इस क्लास इंटरवल का सिंबल होता है CI, कैपिटल में CI। हमने क्लास इंटरवल बनाया 1 से लेकर 5 तक का, और इस क्लास इंटरवल में जितने बच्चे स्टैंड कर रहे हैं उनका हमने यहाँ पे टैली बना लिया। Then a tally mark is placed based on which class interval a given score falls in, and then the frequency is denoted. फिर उसके बाद हमने उसको न्यूमेरिक फॉर्म में काउंट कर लिया। इतना हम करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब इसी को हम प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखें। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी, चाहे वो ग्रुप डेटा की है या अनग्रुप डेटा की है, उसमें टैबुलेशन जब हम करने जाते हैं तो ये 3 तरीके से हम टैबुलेट करते हैं। पहले तो हमने ये नंबर सिंपल फॉर्म में लिया कि भाई 1 से 5 तक के 3 बच्चे हैं, 6 से 10 तक के 4 बच्चे हैं। अब उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Such a distribution denotes that the score that is allotted for each class interval is a
proportion of total number of cases in the distribution. Then cumulative frequency distribution and cumulative relative frequency distribution. इसको अगर आप टेबल में देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि हमारे स्कोर्स निकल के आए कुछ एक पर्टिकुलर वर्क के आधार पे, जो स्कोर्स थे 34, 23, 22, 21 एंड 19। इन स्कोर्स पर जितने हमारे पास पॉपुलेशन या सैंपल था, उनमें से कुछ सभी लोगों ने इन्हीं में से किसी स्कोर पर स्टैंड किया। तो हमने देखा 34 स्कोर 3 लोगों को मिले, 23 स्कोर 4 लोगों को मिले, 22 स्कोर 10 लोगों को मिले, 21 स्कोर 6 लोगों को मिले, 19 स्कोर 7 लोगों को मिले। इस तरह से हमारे टोटल 30 लोगों का हमने इंफॉर्मेशन यहाँ कंपाइल कर दिया। इस फ्रीक्वेंसी का अब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे कि जो हमारा टोटल नंबर ऑफ सैंपल है, उस सैंपल में से कितने परसेंट ऐसे हैं जिनका 34 स्कोर आया। तो जब हम 3 को डिवाइड करते हैं 30 से, तो निकल के आता है कि 10% हमारी पॉपुलेशन या 10% हमारा सैंपल ऐसा था जिसका स्कोर 34 निकला। इसी तरह से 13.33% सैंपल हमारा ऐसा था जिसको 23 स्कोर मिला। फिर 33.33% सैंपल आउट ऑफ 30 ऐसा था जिसको कि 22 स्कोर मिला। फिर 30 नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमारी 30 थी, उसमें से 20% सैंपल ऐसा था जिसको कि 21 स्कोर मिला। इसी तरह से 23.33% पॉपुलेशन को 19 स्कोर मिला। ये हमारे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। इस फ्रीक्वेंसी की परसेंटेज हमने निकाल ली। अब उसके साथ साथ कभी कभी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये आगे जाकर आपको हेल्प करेगी। अभी इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम कर लें तो ज्यादा सही रहेगा। फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली, उसके बेस पे हमने हर फ्रीक्वेंसी का टोटल सैंपल में क्या प्लेस है ये देखने के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी शुरू करी, जिसमें कि हमने क्या करा कि एक फ्रीक्वेंसी जो लोएस्ट वैल्यू की फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ साथ हमने उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी को ऐड करना शुरू कर दिया। तो जैसे 7 है, 7 के साथ हमने 6 को ऐड करा तो 13 आया। अब ये 13 हम टोटल हमारे ऐसे हैं जिनके पास 19 और 21 स्कोर है। अब इन 13 के साथ अब जब हम 10 को ऐड करेंगे तो 23 बन जाएगा। इसी तरह से हम क्यूमुलेट करते चले जाएंगे तो 34 स्कोर तक जब हम पहुंचेंगे, हमारे सारे सैंपल को हम कैलकुलेट कर चुके होंगे। अब इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालने वाले हैं। जैसे हमने पर फ्रीक्वेंसी प्लेस देखी थी, अब क्यूमुलेटिव की भी देखेंगे। तो जो 7 हमारे पास पॉपुलेशन सैंपल था, 7 लोग जिन्होंने 19 स्कोर हासिल किया था, उनका 23.33% प्लेस था। अब 7 के साथ हमने 21 मार्क्स वालों को भी जब ऐड करा तो 13 आए। 13 लोग ऐसे थे जिनका 21 या उससे नीचे स्कोर था, तो ऐसे 43.33% लोग थे। फिर 23 लोग ऐसे थे जिनका 22 या उससे कम स्कोर था, तो ऐसे 76.66 स्कोर था, परसेंटेज था। फिर 27 लोग ऐसे थे जिनका 23 या उससे नीचे का स्कोर था, तो ऐसी पॉपुलेशन हमारे पास 89.99% थी। और फिर 30 जो कि टोटल हमारा सैंपल था, 30 लोग ऐसे थे जिनका 34 या उससे नीचे का स्कोर था, वो हमारा 100% के रूप में काउंट हो जाएगा। यानी हमने पूरी फ्रीक्वेंसी, पूरा सैंपल, पूरा डेटा कैलकुलेट कर लिया। ये तो हमने अगर आप देखो ना, तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अनग्रुप्ड डेटा की निकाली। इसी तरह से हम ग्रुप डेटा की भी निकाल पाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाएगी, स्कोर्स कैसे देखे जाएंगे, क्लास इंटरवल्स अगर पीछे देखें तो ये क्लास इंटरवल्स कैसे बनाए जाएंगे, इसके बेस पर अब आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रही हूँ। हमारे पास 50 स्टूडेंट्स के अचीवमेंट टेस्ट का स्कोर है। इनको हमें टैबुलेट करने की जरूरत है और इनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की जरूरत है। अब हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहला स्टेप जो हम निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप जो हम अप्लाई करेंगे वो ये कि हम इनकी रेंज फाइंड आउट करेंगे। स्टेप 1 होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टू फाइंड आउट द रेंज। रेंज कैसे निकालेंगे, तो जो सबसे छोटा नंबर है पूरे सैंपल डेटा का और जो सबसे बड़ा नंबर है,
हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर इन दोनों को माइनस करेंगे। हाईएस्ट स्कोर से लोएस्ट स्कोर को माइनस करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पूरे सैंपल का या पूरे रॉ डेटा का रेंज क्या है। तो अगर आप देखें यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर कितना है, हाईएस्ट स्कोर हमारा है 68 और लोएस्ट स्कोर है 21। इन दोनों को जब हमने माइनस करा तो 68 माइनस 21 इज 47। 47 की रेंज हमारे पास है, यानी कि हमारे पास एक बहुत बड़ा एरिया है जिस पर हमें काम करने की जरूरत है। अब इस रेंज से हम ये डिसाइड करेंगे कि जो हम टेबुलेशन करने वाले हैं और उसमें जो क्लास इंटरवल्स हम डिवाइन करने वाले हैं, ग्रुप बनाने वाले हैं, वो कितने बनाए जाएं। सो द क्लास इंटरवल्स कैन बी डिराइव्ड कैसे? बाय डिवाइडिंग द रेंज बाय नंबर ऑफ कैटेगरीज दैट वी नीड। तो जितने हमें क्लास इंटरवल्स के स्लैब चाहिए उस नंबर के साथ जब हम रेंज को डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें एक क्लास इंटरवल कितना बड़ा लेना है। जैसे हमने यहाँ पे निकाला रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैटेगरीज नीडेड। फॉर एग्जाम्पल जब ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखें तो 47 मेरे पास रेंज आई थी। उस 47 पे मैंने अप्रॉक्स मान के चला कि मुझे 10 ग्रुप्स में 10 क्लास इंटरवल्स में इन्हें डिवाइड करना है। तो एक क्लास इंटरवल में कितना डेटा आएगा, कितना हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेंज आएगी, तो उसको जब हमने देखा तो 4.7 या अप्रॉक्स राउंड ऑफ करके 5 हमारे पास स्लैब आ गया। यानी कि 5 नंबर्स हम एक क्लास इंटरवल के अंदर रखेंगे। While creating categories, ensuring that not more than 10 categories are created if there is approximately 50 score. अब आपको ये बताऊं मैंने ये 10 स्कोर कैसे, ये 10 नंबर ऑफ कैटेगरीज कैसे डिसाइड करी कि जब हमारे पास 50 का स्कोर होगा, 50 रॉ डेटा होंगे, तो 10 या 10 से कम कैटेगरीज में ही हम उनको टैबुलेट करते हैं। जब हमारे पास 50 से 100 के बीच का स्कोर हो रॉ डेटा होगा तो 10 से 15 कैटेगरीज तक अगर हम लेते हैं तो वो आइडल साइज माना जाता है। देन जब हमारे पास मोर देन 100 रॉ स्कोर होगा तो यानी n 100 से ऊपर होगा तो 20 कैटेगरीज तक नॉर्मली हम ले सकते हैं, एक आइडल क्लास इंटरवल साइज माना जाएगा। मेक श्योर यू हैव अ फ्यू आइटम्स इन ईच कैटेगरी। जब हम कैटेगरीज डिफाइन कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जो क्लास इंटरवल्स हमने बनाए और जो कैटेगरीज हमने बनाई, हर कैटेगरी में एटलीस्ट एक सैंपल तो एक रॉ डेटा तो स्टैंड करे ही। It is sometimes possible that the I obtained is not a whole number. In such a situation, a number nearest to it, this obtained number can be taken. सिंपल इतनी बात कही है, जैसे 4.7 निकला था तो 4.7 को हमने राउंड ऑफ करके 5 के रूप में काउंट कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर हम क्लास इंटरवल बना रहे हैं, जैसे एग्जांपल लो, मैंने कहा कि 1 से 5 तक का स्कोर आएगा तो किसी का 4.7 स्कोर तो आएगा नहीं। तो या मैं 4.7 स्कोर को अगर लेके चलती हूँ कि 1 से 4.7 तक जिनके स्कोर आए वो एक स्लैब में आ गए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। 4.8 को हम कहाँ रखेंगे, फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हमारा टैबुलेशन हो जाएगा। इसीलिए हम राउंड ऑफ कर लेते हैं उसको ईजी बनाने के लिए। और यही बात इसमें नीचे कही है कि क्लास इंटरवल्स 10, 5 या 2 के सैंपल के कन्वीनियंस के लिए हम 10, 5 या 2 के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। हमने पहले क्या करा, रेंज डिफाइन करी, रेंज के बाद क्लास इंटरवल का स्लैब डिफाइन करा। अब इसके बाद हम क्लास इंटरवल को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे टैबुलेशन करना शुरू करेंगे। इसमें हमें 3 काम करने हैं। पहले तो हमें टेबल डिफाइन करना है, टेबल का एक फॉर्मेट बनाना है, उसके बाद हर वेरिएबल का उसमें एंट्री करनी है, उसके बाद रॉ डेटा की टैली मार्किंग करनी है और उसके बाद उन टैली मार्क्स के आगे उनके फ्रीक्वेंसी कॉलम को लिखना है। जैसे हमने यहाँ कहा क्या करा, टेबल लिया, टेबल के मार्क्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट जो एग्जाम्पल हमने पीछे दिया था उसमें हमने मार्क्स देखे, मार्क्स की टैलीज बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि वहां पे मेरे पास 47 का रेंज आया था और क्लास इंटरवल हमने 5 डिफाइन किया था, तो अब मैंने लोएस्ट वैल्यू 21 से स्टार्ट करते हुए, क्योंकि ये 21 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है, इसलिए 21 से स्टार्ट करते हुए हमने 5-5 स्कोर्स को कलेक्ट करके एक एक क्लास इंटरवल बनाना शुरू कर दिया। और देखेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू जो 68 है वो जिस स्लैब में, जिस क्लास इंटरवल में स्टैंड करेगी, वहां तक जब हम इनको बनाएंगे, स्लैब्स को बनाएंगे, तो
टोटल 10 ही बनने वाले हैं। जैसे 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40, अगर इन्हें देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हमारे क्लास इंटरवल्स बन गए। यही बात हमने यहाँ पे कही थी कि हमने 5-5 साइज का 10 क्लास इंटरवल हमने बनाने की कोशिश करी, दैट इज प्रेजेंटेड हेयर। अब इस रॉ स्कोर को जब हम टैबुलेट करना शुरू करेंगे और इसकी टैली बनाना शुरू करेंगे, तो जैसे सबसे पहला स्कोर हमारा है 62, 62 को हम कहाँ रखेंगे? तो 61 से 65 के क्लास इंटरवल में हमने यहाँ पर एक टैली का निशान बना दिया। फिर नेक्स्ट आया 21, 21 को हम कहाँ रखेंगे? तो सबसे पहले वाले क्लास इंटरवल में। फिर आया 26, 26 को कहाँ रखेंगे? तो पहले में तो आएगा नहीं, तो हम सेकेंड क्लास इंटरवल में रखेंगे। 32 को फिर हम कहाँ रखेंगे? तो 31 से 35 के बीच में। 56 को हम कहाँ रखेंगे? तो अगर आप ध्यान से देखें तो 56, 55 से 60 के बीच में आएगा। इसी तरह से हम सारे टैलीज बनाते चले जाएंगे। 36 को देखें तो 36 हमारा 36 यहाँ पे मेंशन्ड है, इसमें आ गया। 37 भी यहीं पर आ गया, 39 भी यहीं पर आ गया। फिर 53, 53 हमारा 51 से 55 वाले स्लैब में जाएगा। व्हेन 40 हमारा 36 से 40 के स्लैब में गया। 54 हमारा 51 से 55 के स्लैब में गया। फिर 42 हमारा 41 से 45 के स्लैब में गया। उसके बाद 44 हमारा वहीं पर गया। 61 को देखें तो 61 हमारा 61 से 65 के स्लैब में जाएगा। 68 देखें तो वो सबसे लास्ट के स्लैब में जाएगा। 28 को देखें तो 26 से 30 के स्लैब में जाएगा। 33 को देखें तो उसके नीचे 31 से 35 के स्लैब में जाएगा। फिर 56 को देखें तो 56 हमारा 55 से 60 के स्लैब में जाएगा। 57 भी वहीं जाएगा। फिर 37 को देखें तो 36 से 40 के स्लैब में जाएगा। नाउ यहाँ पर अब एक चीज ध्यान देने की जरूरत है। 36 से 40 में जब हम 37 को रखने जाएंगे, तो अगर मैं एक डंडा आगे और खींच दूंगी तो उसके बाद फिर मुझे उन सबको ऐड ऑन करने में डिफिकल्टी होगी। तो हम यहाँ पर भी टैलीज को ग्रुप करना शुरू कर देंगे। कैसे? मेरे पास 4 टैली बन गई। अब 4 के बाद 5वीं टैली बनाने के लिए मैं इन्हें स्ट्राइक कर दूंगी और ये मेरे लिए 5 टैलीज का एक ग्रुप बन गया। अब इसको मुझे कैलकुलेट करना या ऐड करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। फिर 52 हमने डाला, 39 डाला, 40 डाला, 54 डाला, फिर 43 हमने ऐड करा, फिर अगेन 43 ऐड करा, फिर 63 ऐड करा, 30 ऐड करा, 34, 58, 35, 38, 50, 38, 52। देखो 52 में भी हमने फिर स्ट्राइक करा है। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑलरेडी 4 हमारे पास टैली थी। 5वीं टैली के लिए हमने उसको एक ग्रुप में बना दिया। फिर 41 के लिए भी हमने सेम स्ट्राइक करा। फिर 51 हमने आगे एक नया टैली बना दिया। 44, 41, 42, 43, 45 भी देखो हमने यहाँ पर एक स्ट्राइक कर दिया, इसको स्ट्राइक आउट कर दिया है। अगर ध्यान से देखोगे तो अब मेरे लिए इनको काउंट करना इजी है। ये 5 का ग्रुप है, फिर ये 5 का ग्रुप है। ठीक, इसी तरह उसके बाद फिर नेक्स्ट 46, फिर 45 आया तो देखो हमने एक टैली आगे बढ़ा दी। फिर 47, 48, 49, फिर 45, 46 और 48। इस तरह से हमने सारे रॉ स्कोर को ग्रुप में क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। अब इसको हम टोटल करना शुरू करेंगे। तो पहले वाले में एक ही टैली थी तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी 1, दूसरे वाले में 3, तीसरे वाले में देखें तो 1, 2, 3, 4, तो हमने 4 लिख दिया। चौथे वाले में देखें तो 5 का एक ग्रुप है प्लस 1, 2, 3, 4, 5 यानी 4 यानी 9, फिर 5, 10, 11, 12, 5 और एक 6, 5, 6, 7, फिर 4, फिर 3, फिर 1। ये हमारा टोटल टैबुलेशन हो गया। अब इसके बाद लास्ट स्टेप क्या बचता है? टोटलिंग द फ्रीक्वेंसी। All the frequency in the field third column are totaled and the number thus achieved need to be equal to the total number of scores. अब हम इन सारी फ्रीक्वेंसीज को टोटल करेंगे और देखेंगे तो जितना हमारे पास रॉ डेटा था उतना नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट हो गई। तो हमारे पास 50 बच्चों का स्कोर था एंड 50 था। अब इन सारी फ्रीक्वेंसी को जब ऐड करेंगे तो उसका भी टोटल 50 निकल के आएगा, यानी हमने सारे रॉ डेटा को टैबुलेट कर लिया।
अब जब हम टेबुलेशन कर लेते हैं तो फिर उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी इजीली किया जा सकता है और किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्राफ्स में डिफाइन करना भी स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट होता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? ऑल द अवेलेबल न्यूमेरिकल डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। अ ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय यूजिंग ग्राफिकल सिंबल सच एज लाइन्स, बार्स, पाई डायग्राम, डॉट्स, एटसेट्रा। A graph represents a numerical data in a form of a structure and provides important information for the user of the data. Graph is created on two mutually perpendicular lines called x and y axis. ग्राफ को देखोगे तो ग्राफ का मतलब है एक खड़ी रेखा और एक पड़ी रेखा, दोनों को मिलाकर ग्राफ में यूज किया जाता है। खड़ी रेखा को x कहते हैं, पड़ी रेखा को y एक्सिस पड़ी रेखा को x एक्सिस कहते हैं और खड़ी रेखा को y एक्सिस कहते हैं। There are various types of graphs like bar graph, histogram, frequency polygon, etc. that can be effectively used to graphically represent data. However, one must know when to use which graph. हर एक ग्राफ के बारे में हम आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, एक अलग वीडियो में बताएंगे। अभी हम सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू आपको देते हैं कि ग्राफ बनाना क्यों ज़रूरी है और फिर कितने तरह के ग्राफ हम स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। द ग्राफिकल अब ग्राफ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। पहला, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आर अट्रैक्टिव। It helps in easy visualization. It facilitates trouble-free interpretation and judgment. It gives a bird eye view of the entire data. It is easy to construct. इन सारे फीचर्स को ध्यान पाने के लिए हम ग्राफिकल presentation of data भी करते हैं। Here is an example and some pictures to show which type of graphs we need to understand in psychology. जैसे ग्रुप डेटा के ग्राफ, अनग्रुप डेटा के ग्राफ और ग्रुप डेटा के ग्राफ। अनग्रुप डेटा में देखें तो बार ग्राफ या बार डायग्राम के नाम से एक इंफॉर्मेशन है जिसको हम देख रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा जो डायग्राम है, ये जो हमारा ग्राफ है, इसको बार डायग्राम कहते हैं। फिर सर्कल या पाई ग्राफ कहलाता है। फिर लाइन ग्राफ, ये तीन हमारे हैं अनग्रुप डेटा के। इसमें हमारे पास सिंगल इंफॉर्मेशन है और उसको हमने ग्राफ में डिनोट किया है। फिर जब हम स्लैब्स की बात करते हैं यहां से वहां तक, तो उसको ग्रुप डेटा कहा है। उसमें आएगा हिस्टोग्राम या कॉलम डायग्राम, ये हिस्टोग्राम है। फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज कर्व या उजाइफ, ये उजाइफ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर पार्टीशंस दिए हैं, यहाँ पर अलग अलग नंबर हम दिखा रहे हैं। 1992 में 300, 93 में 400, 94 में 600, इस तरह से अलग अलग दिखा दिया। इसी तरह देखें तो एक डिबेट में 21%, एक्सकर्शन में 34%, डांस में 18%, इस तरह से हमने अलग अलग पार्टीशंस दिखा दिए। लेकिन यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि 10 से लेकर 20 तक इतना हमारे पास सैंपल है, इस तरह से हम दिखाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम आगे कंटिन्यूएशन में वीडियोस में ग्राफ भी बनाना सीखेंगे। अभी के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।